एक नेवले ने बताया कि किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। सेठ के पास धन दौलत, नौकर चाकर, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ को एक दुख ऐसा था जिससे वह बहुत दुखी रहता था। सेठ ने एक एक करके 3 शादियां की, लेकिन तीनों पत्नियों से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से सेठ बहुत दुखी और परेशान रहता था। सेठ बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह दीन दुखियों की सहायता करता और सभी की मदद किया करता था। गांव और नगर के सभी लोग सेठ से बहुत प्रसन्न रहते थे और सेठ की तारीफ किया करते थे। गांव और नगर के सभी लोगों को भी इस बात का बहुत दुख था कि सेठ निसंतान है। सभी लोग उसकी संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को यह बात बताई कि नगर के बाहर एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। आपको उन महात्मा से जाकर मिलना चाहिए। हो सकता है वे आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महात्माओं का कथन कभी असत्य नहीं होता। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में विचार करने लगा कि संतान हो न हो, लेकिन आशा ही जीवन का आधार है। और इस बात से मेरे मन में आशा जागी है कि उन महात्मा के आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए मन में इसी आशा का दीप जलाए मुझे उन महात्मा के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वह सेठ महात्मा के दर्शन करने के लिए चल देता है। चलते चलते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है। तब वह सेठ दोपहर के समय उस महात्मा के आश्रम पर पहुंच जाता है और जाकर महात्मा के चरणों में प्रणाम करके बगल में बैठ जाता है, क्योंकि वह महात्मा उस समय ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। काफी समय प्रतीक्षा करने के बाद महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सामने सेठ को पाकर पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और मेरे पास किस कारण से आए हो? महात्मा की बात सुनकर सेठ कहता है कि आप तो अंतर्यामी हैं। महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं। आपने अवश्य ही जान लिया होगा कि मैं आपके पास किस कारण से आया हूँ। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। महात्मा, मैंने एक के बाद एक 3 शादियाँ की, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए और मेरे मरने के बाद मेरा नाम चलता रहे। सेठ की बात सुनकर महात्मा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र तुम एक अच्छे और परोपकारी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि जो दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर कभी उन्हें निराश नहीं करते और उनकी सहायता तो स्वयं ईश्वर करते हैं। ऐसा कहकर महात्मा ने सेठ को एक फल दिया और सेठ से कहा, अपने तीनों पत्नियों को इस फल में से बांट के दे देना। घर जाकर इस फल के 3 टुकड़े करना और तीनों को एक एक हिस्सा खाने को देना, जिससे तुम्हारी तीनों पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी और 9वें महीने में तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी चलता रहेगा। उस फल को लेकर वह सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने फिर से महात्मा के चरणों में प्रणाम करके महात्मा का आशीर्वाद लिया और उस फल को लेकर अपने घर लौट आया। रास्ते में सेठ बड़ा ही प्रसन्नचित होकर अपने बच्चों के बारे में सोचता हुआ आ रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पत्नियों से कहा कि मैं इस फल के 3 टुकड़े करता हूँ और तुम तीनों एक एक टुकड़ा भगवान का नाम लेकर खा लो। इससे तुम तीनों गर्भवती हो जाओगी और तुम तीनों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरीके से मैं संतानहीन नहीं कहलाऊंगा
और मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। ऐसा कहकर सेठ ने उस फल के 3 टुकड़े किए और अपनी तीनों पत्नियों को फल का एक एक भाग दे दिया। इस तरीके से 2 पत्नियों ने तो वह फल का भाग तुरंत ही खा लिया, लेकिन जो सबसे छोटी पत्नी थी उसने फल को रख दिया और काम करने में लग गई। उसने मन में विचार किया कि सभी काम को समाप्त करके जब मैं स्नान करने के पश्चात भगवान का पूजा पाठ करके आऊंगी तभी मैं इस फल को खा लूंगी। ऐसा मन में विचार करके वह काम करने चली गई। जब वह काम करने के बाद नहा धोकर लौटी तो उस फल को खाने आई। इसके पूर्व जब वह काम कर रही थी तभी एक नेवले ने आकर उस फल को जूठा कर दिया था और इस बात से छोटी पत्नी अनजान थी और उसने उस फल को खा लिया। इस प्रकार से सेठ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई। जब सेठ को यह समाचार मिला कि उसको तीनों पत्नियां गर्भवती हैं तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और मन से दान पुण्य करने लगा। मन में विचार करने लगा कि किया हुआ सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। आज मैंने अच्छे कर्म किए थे तो भगवान ने महात्मा के रूप में आकर मेरी सहायता की। ऐसा मन में विचार करके सेठ फूला नहीं समाता है। इसी तरीके से समय बीतता गया और 9वें महीने में सेठ की तीनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ की 2 पत्नियों के पुत्र तो बड़े सुंदर थे, लेकिन जो सबसे छोटी पत्नी थी उसने भी एक बेटे को ही जन्म दिया था, लेकिन उसका मुख नेवले जैसा था और उसका शरीर भी नेवले के आकार का था। इस बात को देखकर वह सेठ बड़ा दुखी हुआ कि यह मेरा कैसा पुत्र है। इसको देखकर तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सेठ मन ही मन विचार करने लगा कि मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा और इसका कोई उपाय पूछूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह सेठ महात्मा जी के पास चला जाता है और जाकर सारी बात महात्मा से बताते हुए कहता है कि हे महात्मा, आपकी बात सत्य हुई। मेरी तीनों पत्नियां गर्भवती हुई और तीनों ने पुत्र को जन्म भी दिया है। मेरे 2 पुत्र तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो मेरी तीसरी और सबसे छोटी पत्नी है उसका पुत्र तो नेवले के समान है। उसका मुख भी नेवले जैसा है और उसका शरीर भी नेवले जैसा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? महात्मा भी सेठ की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। महात्मा को दिव्य दृष्टि से सभी कुछ पता चल जाता है और वह सेठ से कहते हैं कि हे सेठ, तुम्हारी पत्नी फल रख के काम करने और नहाने चली गई थी। इसी बीच एक नेवले ने फल को जूठा कर दिया और इसी कारण से तुम्हारे बच्चे का मुख और शरीर नेवले जैसा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये छोटा पुत्र बाकी के दोनों पुत्रों से बुद्धिमान और बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। समय आने पर ये बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाएगा। इसलिए उसे स्नेह कम मत करना और उसे बड़े ही प्यार से स्वीकारना। महात्मा की बात सुनकर सेठ अपने घर वापस लौट आता है और मन में विचार करने लगता है कि जाने दो, कोई बात नहीं। भले ही वह नेवले जैसा है, लेकिन है तो मेरा ही पुत्र। मैं उसे बाकी के पुत्रों की तरह ही प्रेम करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए वह अपने तीनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाता है। धीरे धीरे तीनों पुत्र बड़े होने लगते हैं और जब वह पुत्र 1 वर्ष के हो जाते हैं तो जो सेठ का छोटा बेटा था, सभी लोग उसको देखकर सेठ का मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर सेठ की जो दोनों बड़ी पत्नियां थी वो भी अपनी छोटी सौतन का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, तुमने यह कैसे पुत्र को जन्म दिया है? यह तो पुत्र नहीं, एक नेवला है। इस पर सेठ की छोटी पत्नी कहती है, जैसा मेरे भाग्य में था वैसा ही मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर की मर्जी को मैं स्वीकार करती हूँ।
ऐसा कहकर वह अपने पुत्र को लेकर अंदर चली जाती है। अब तो यह रोज का ही किस्सा हो जाता है। अब तो सेठ की छोटी पत्नी को रोज ही ताने और उलाहने सुनने पड़ते हैं। और जैसे जैसे सेठ के तीनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, सेठ के दोनों बेटे तो एक साथ खेला करते हैं, लेकिन जो सेठ का छोटा बेटा था उसके साथ कोई नहीं खेलता और ना ही उसके साथ कोई उठता बैठता था। वह बेचारा तो हमेशा अकेले ही खेला करता था। अब धीरे धीरे इस बात को लेकर सेठ की तीनों पत्नियों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इस बात से वह सेठ काफ़ी परेशान रहने लगता है और मन में विचार करता है, मेरे पास धन दौलत और रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं है। इस झगड़े और कलह को ख़त्म करने के लिए मुझे इन तीनों के लिए अलग अलग घर बनवा देना चाहिए। जब ये तीनों अलग अलग रहेंगी तब इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसा मन में विचार करके वह सेठ अपने तीनों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवा देता है और अब वे तीनों अपने अपने बच्चों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगती हैं। इसी तरीके से समय बीतता जाता है और सेठ अपने दोनों बेटों का स्कूल में दाखिला करवा देता है और वे दोनों पढ़ने जाने लगते हैं। लेकिन जो सेठ का सबसे छोटा बेटा था उसका सेठ स्कूल में दाखिला नहीं करवाता है। इस बात से वह छोटा लड़का बहुत दुखी होता है और अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी मैं भी पढ़ने जाऊंगा, मेरा भी दाखिला करवा दीजिए। इस बात को सुनकर सेठ कहता है, बेटा तुम विद्यालय मत जाओ, वहाँ पे सभी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और इस बात से तुम्हें बहुत दुख होगा। लेकिन वह नेवला कहता है कि नहीं पिताजी, अगर ईश्वर ने मुझे नेवले का रूप रंग और शरीर दिया है तो इसमें मेरा क्या दोष। मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं सुखी जीवन के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान तो विद्या से ही आएगा। अपने छोटे पुत्र की बात सुनकर वह सेठ मन में सोचने लगता है कि अगर यह इतना जिद कर रहा है तो मैं इसका भी दाखिला करवा देता हूँ। और सेठ अपने छोटे बेटे का भी स्कूल में दाखिला करवा देता है। जब वह सेठ का छोटा बेटा स्कूल में जाता है तो कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता और ना ही उसके साथ कोई अच्छे से व्यवहार करता है। उसके सभी सहपाठी देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस तरीके से वह नेवला एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहता है और किसी से बात नहीं करता। इसी तरीके से समय बीतता जाता है और सेठ के तीनों लड़के युवा हो जाते हैं। अपने बेटों को जवान होता देखकर सेठ अपने मन में विचार करता है कि अब मेरे तीनों लड़के युवा हो गए हैं तो मुझे इनकी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। जब ये थोड़ा कमाने लगेंगे तो मैं इन दोनों का विवाह कर दूंगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा तो नेवले जैसा है, उससे भला विवाह कौन करेगा। ऐसा मन में विचार करके सेठ अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटे अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए परदेश जाओ और थोड़ा धन कमा कर लाओ। जब तुम धन कमाने लगोगे तो मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी माताएं बूढ़ी हो गई हैं और उनसे घर के काम धंधे नहीं होते। जब तुम्हारी बहुएं आ जाएंगी तो वे घर को संभालने लगेंगी। अपने पिता की बात सुनकर सेठ के दोनों लड़के परदेश जाने को तैयार हो जाते हैं और वे दोनों अपने माता पिता की आज्ञा लेकर परदेश कमाने के लिए जाने लगते हैं। जब सेठ के दोनों लड़के घर से निकल जाते हैं तो उनके पीछे सेठ का सबसे छोटा लड़का आता है और कहता है, पिताजी मैं भी परदेश कमाने जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ और मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत है। भले ही मेरा विवाह ना हो, लेकिन जब मैं धन कमाऊंगा तो मैं अपने माता को सुख प्रदान करूंगा। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर सेठ कहता है, पुत्र मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम शहर में धन नहीं कमा पाओगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। अपने पिता की बात सुनकर वह नेवला जिद पर अड़ जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, भले ही मेरा शरीर छोटा है लेकिन मेरी बुद्धि छोटी नहीं है। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उन दोनों भाइयों से अधिक धन कमा कर लाऊंगा। छोटे बेटे की जिद को देखकर सेठ हार मान लेता है और उसे भी परदेश जाने की आज्ञा दे देता है। जैसा कि आप सबने सुना कि उसका शरीर नेवले जैसा था, ठीक उसी प्रकार से वह नेवला बड़ी ही तेजी से दौड़ता था। वे दोनों भाई आगे निकल चुके थे, फिर भी दौड़ते हुए वह नेवला उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है। रास्ते में चलते चलते उन दोनों भाइयों को प्यास लगती है, तो वे दोनों एक नारियल के पेड़ को देखकर वहां पे रुक जाते हैं और वहां पे बैठकर मन में विचार करने लगते हैं कि हमें कितनी जोर की प्यास लगी है। अभी अगर हमारा नेवला भाई यहाँ पर होता तो वह पेड़ पर चढ़कर हमारे लिए नारियल का फल तोड़ कर लाता और हम उसका पानी पी लेते, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। इतना सुनकर वह नेवला पीछे से कहता है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ और अभी मैं आप दोनों के लिए नारियल का फल तोड़ कर लाता हूँ। इतना कहकर वह नेवला नारियल के फल पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर नारियल के फल तोड़ने लगता है और तोड़कर अपने भाइयों को देता है और खुद भी पीता है। जब दोनों भाई नारियल का पानी पी लेते हैं तो उस नेवले का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम दौड़ कर आए हो, इसलिए तुम थक गए होगे, इसलिए तुम विश्राम कर लो और हम भी विश्राम करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नेवला को सोने के लिए कहते हैं और नेवला धीरे धीरे बातें करते हुए सो जाता है। जब नेवला सो जाता है तो दोनों भाई कहते हैं कि चलो भाई, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि इस मुसीबत को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम इसे शहर में ले जाएंगे तो हमें कोई काम भी नहीं देगा और सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। दोनों भाई इस प्रकार से आपस में सलाह करते हैं और उस नेवले को वहीं पे सोता हुआ छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। जब वे दोनों शहर पहुंचते हैं तो काम की तलाश में लग जाते हैं और उन दोनों को अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है और वे दोनों काम करने लग जाते हैं। इधर सोते सोते नेवले को शाम हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका होता है। यह देखकर वह नेवला रोने लगता है और कहता है कि कैसे भाई हैं मेरे, मुझे इस सुनसान जगह पे अकेला छोड़कर चले गए। इनसे तो अच्छे दुश्मन होते हैं। ऐसा मन में विचार करके वह हताश होकर वहां से उठकर बैठ जाता है और मन में सोचता है, मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं उन दोनों भाइयों से अधिक धन कमा कर लाऊंगा। अगर मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे तो यही अच्छा है कि मैं अकेले ही शहर चला जाऊं। इतना सोचकर वह नेवला उठ जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते वह शहर में पहुंच जाता है और पहुंचकर सुबह होने की प्रतीक्षा करता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात्रि को काट लेता है। जैसे ही सुबह प्रातःकाल होती है वह भी काम की तलाश में चल देता है। हर जगह वो काम की तलाश में जाता है, लेकिन सभी लोग उसका मजाक जरूर उड़ाते हैं, पर कोई भी काम नहीं देता। इस तरीके से भटकते हुए नेवले को 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। तब नेवला मन में सोचता है कि पिताजी सही कह रहे थे कि शहर में सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर कोई तुम्हें काम नहीं देगा। लेकिन नेवला फिर भी हार नहीं मानता और एक दिन वह नेवला एक सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे अपने घर काम पे रख लीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। उस सेठ के घर बहुत सी गायें थी, बैल थे, घोड़े थे एवं साथ में एक छोटी कानी गधी थी जो कि बहुत ही दुबली पतली थी। सेठ को उनके खिलाने पिलाने और देखभाल करने के लिए
एक नौकर की ज़रूरत थी। सेठ ने पूछा कि तुम कितना महीना लोगे? तब उस नेवले ने कहा कि सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस काम पे रख लो। आप मुझे जो भी दे देंगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश होता है कि इतने जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए मुझे मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। सेठ ने नेवले से कहा कि इन जानवरों के साथ साथ तुम्हें मेरे बेटे का भी ध्यान रखना होगा। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तभी मेरी पत्नी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब से मैं ही इसका ध्यान रख रहा हूँ। कई सारे नौकर चाकर रखे, लेकिन मेरा बेटा इतना शैतान है कि वह किसी को भी टिकने नहीं देता है। अगर तुम्हें मेरे घर काम के लिए रुकना है तो तुम्हें सभी काम स्वयं ही करने होंगे। वह नेवला मन में सोचने लगा कि अगर मैं इन कामों से इनकार कर देता हूँ तो सेठ भी मुझे काम नहीं देगा और बाकी जगह भी मुझे काम नहीं मिलेंगे। ऐसा मन में सोचकर वह सेठ की सारी शर्तों को मान लेता है। जानवरों को खिलाने पिलाने के बाद वह सेठ के लड़के का देखभाल करता है। सेठ का लड़का बड़ा ही शरारती था। वह कभी नेवले को मार देता तो कभी उसके पीठ पर चढ़ जाता। इसी तरीके से 2 दिन बीत गए और वह नेवला सेठ के लड़के से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन सेठ के लड़के ने नेवले की एक आंख में जोर से पत्थर मार दी। नेवले के आंख से खून निकलने लगा। जब शाम को सेठ काम से लौटा तो नेवले ने शिकायत की। तब वह सेठ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा बेटा बहुत शैतान है, कई सारे नौकरों को भगा चुका है। अगर तुम्हें मेरे घर काम पे रहना है तो यह सब तो सहना ही होगा। इस बात से नेवले को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में विचार आया कि मैं सेठ को जवाब दे दूं कि मैं उसके घर काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर नेवले ने मन में विचार किया कि किसी भी समस्या से हार मान लेना उस समस्या का हल नहीं होता। मुझे इस सेठ के लड़के से निपटने के लिए बुद्धि से काम लेना होगा। ऐसा मन में विचार करके वह नेवला काम पर लग जाता है और जैसे ही सेठ अपने ऑफिस के काम से चला जाता है वह नेवला उसके लड़के से कहता है कि अगर तुमने शैतानी की तो तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर खाने को मिल भी जाए तो पानी नहीं मिलेगा, और अगर पानी मिल जाए तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें दोनों चीज़ें भी मिल जाए तो मैं तुम्हें किसी कमरे में दिन भर के लिए बंद कर दूंगा जिसमें तुम रोते और चिल्लाते रहोगे। इन बातों को सुनकर वह सेठ का लड़का बहुत डर जाता है और नेवले से कहता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब वह नेवला कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत धन कमाते हैं और मैं देखता हूँ कि खर्च तो बिल्कुल नहीं करते, ना किसी दीन दुखिया की सहायता करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। नौकर चाकरों को भी बहुत कम वेतन देते हैं। अगर तुम्हें खाना खाना है तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पिता पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं? तब वह लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। तब वह नेवला कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें ना तो खाना दूंगा और ना ही पानी दूंगा, और साथ ही तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा। इस बात से सेठ का लड़का डर जाता है और नेवले से वो सभी जगह बता देता है जहाँ पे सेठ बेईमानी का धन छुपा कर रखता था। सेठ बहुत सारा धन कमाता था, लेकिन उन्हें छुपा छुपा कर रखा करता था और बिल्कुल भी खर्च नहीं करता था। इस तरीके से सेठ के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। अब तो नेवले ने मन में विचार किया कि मुझे इस सेठ का धन तो चुराना ही होगा, और चुरा कर मैं इसी सेठ का धन अपने घर लेकर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह नेवला उन सभी जगहों पे धन की खोज करने लगता है। खोजते खोजते उस नेवले को सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। उन जगहों से कागज के नोटों को छोड़कर
जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे और हीरे जवाहरात थे, वे सभी वह नेवला निकाल कर एक आटे में मिला देता है। अब जब भी नेवला जानवरों को खाना खिलाने जाता था तो सभी जानवरों को वह चारा डालता था और जो कानी गद्दी थी उस गद्दी को वह नेवला आटा खाने को देता था। इस तरीके से वह दुबली पतली गधी धीरे धीरे हष्ट पुष्ट होने लगी और कई महीनों इसी तरीके से बीत गए और धीरे धीरे उस नेवले ने बहुत सारा सोना चांदी और हीरे मोती उस गधी को खिला दिए। बहुत दिन बीत जाने के बाद उस नेवले ने मन में विचार किया कि सेठ का बहुत सारा धन मैंने चुरा लिया है और अब मुझे मेरे माता के पास लौट जाना चाहिए। मेरे पिताजी भी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा मन में विचार करके वह नेवला एक दिन सेठ से कहता है, सेठ जी मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे माता पिता मुझे याद कर रहे होंगे और मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। मैं थोड़े दिनों में आपके पास फिर से लौट आऊँगा। सेठ इस बात को सुनकर कहता है, अगर तुम चले जाओगे तो सारा काम कौन करेगा और मेरे लड़के की देखभाल भी कौन करेगा। इस पर वह नेवला कहता है, सेठ जी मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। नेवले की बात सुनकर वह सेठ नेवले को जाने की आज्ञा दे देता है और नेवला से पूछता है कि घर तो जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास से कौन सा उपहार चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। तब वह नेवला कहता है, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास एक कानी गधी है जो कि बहुत ही दुबली पतली है। मैं रोज देखता हूँ कि उसकी देखभाल कोई नहीं करता, इसलिए वह गधी मुझे दे दीजिए। मैं उसी पे बैठकर गांव चला जाऊंगा। नेवले की बात सुनकर सेठ हंसने लगता है और कहता है, कितना बड़ा मूर्ख है, इतने महीनों से काम कर रहा है और वेतन के रूप में इसने मांगा भी तो क्या मांगा, एक सड़ी हुई कानी गधी। सेठ मन में सोचता है, चलो अच्छा ही है, इसने कोई धन या फिर कोई महंगी वस्तु नहीं मांगी। सेठ उसे गधी ले जाने की आज्ञा दे देता है और वह नेवला उस गधी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। जब वह घर की तरफ चल देता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसे अपने भाइयों को भी साथ ले लेना चाहिए। वह दोनों भाइयों को ढूंढता है और उन दोनों से घर चलने के लिए कहता है। दोनों भाई भी अपनी अपनी छुट्टी लेकर गांव जाने को तैयार हो जाते हैं और जब वे तीनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक जगह नेवले के दोनों भाई कहते हैं, भाई हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। इस पेड़ पे मीठे मीठे बेर हैं, अगर तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ और हमें बेर तोड़कर खाने को दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। भाइयों की बात सुनकर नेवला पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं था। वह भाइयों की चालाकी को समझ चुका था, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़कर मीठे मीठे बेर खुद खाए और कच्चे और खट्टे बेर अपने भाइयों को खाने के लिए नीचे गिरा दिए। इस तरीके से बेर खाने के बाद वह नेवला पेड़ से नीचे उतर आया। फिर वे तीनों अपने घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में दोनों भाइयों ने नेवले से कहा कि तू तो बड़ा मंदबुद्धि है, हमने तो ढेर सारे रुपए पैसे कमाए हैं और तूने क्या कमाया है। तेरी माँ तो अपनी किस्मत पे रोएगी, तूने तो बस ये एक बूढ़ी और बीमार सी गधी ही कमाई है। ये तो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली और एकदम कमज़ोर गधी है। इससे भला तुम अपना कौन सा काम कर पाओगे और इससे कितना धन कमा लोगे। अपने भाइयों की बात सुनकर वह नेवला कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में यही है तो यही सही। इतना कहकर तीनों भाई अपने अपने घर को चल दिए। जब वे तीनों गांव में पहुँचे तो गांव वाले नेवले को एक गधी के साथ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी लोग कहने लगे, शहर से एक गधी लेकर आया है। लेकिन नेवला किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। वह अपने माँ के पास पहुँचा
और माँ के पास पहुंचकर सबसे पहले माँ को प्रणाम किया। फिर अपने माँ से कहने लगा, माँ जल्दी जल्दी आंगन लिपवा दो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे धन लेके आया हूँ। तब उसकी माँ कहने लगी, तू तो एक बूढ़ी और बीमार सी गद्दी लेकर आया है, धन कहाँ है और रुपए पैसे कहाँ हैं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह नेवला कहने लगा, माँ अभी सब कुछ दिखाई देगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। नेवले की बात सुनकर वो दोनों भाई यह सब देखने के लिए वहीं पर रुक गए। नेवले के जिद करने पे उसकी माँ ने आंगन को लीप दिया। तब नेवले ने कहा, माँ एक मोटा डंडा लाओ। तब उसकी माँ एक मोटा सा डंडा लेकर आई। उस डंडे से नेवले ने आंगन में खड़ा करके गद्दी को पीटना शुरू कर दिया। जितना डंडा वह नेवला उस गद्दी को मारता था, उतनी बार वह गद्दी गोबर करती थी और गोबर के साथ ही हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्के भी बाहर फेंकती थी। इस तरीके से उस नेवले का पूरा आंगन हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्के से भर गया। यह सब देखकर सभी गांव वाले और उसके दोनों भाई हैरान थे। उसकी माँ जल्दी जल्दी उन हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्कों को उठाकर और संभाल कर अंदर लेकर रख दिया। इस तरीके से वे दोनों भाई देखकर हैरान थे कि इस गद्दी के पेट से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं। तब उन दोनों भाइयों ने कहा कि यह नेवला तो महामूर्ख है, क्यों ना हम इससे यह गद्दी खरीद लें। तब उन्होंने नेवले से कहा, भाई क्या तुम अपनी गद्दी हमें बेचोगे? तब नेवले ने कहा कि क्यों नहीं, तुम दोनों तो मेरे भाई ही हो और इसमें कोई भेद नहीं है कि यह गद्दी मेरे पास रहे या तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम यह गद्दी खरीदना चाहते हो तो जितना भी तुमने परदेश से धन कमाया है वह सारा धन मुझे देना होगा। दोनों भाइयों ने विचार किया कि इस गद्दी के पेट में तो ढेर सारा सोना चांदी है, अगर हम सारे पैसे देकर भी यह गद्दी खरीद लेते हैं तो महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक ही दिन में ढेर सारा धन इसके पेट से निकाल लेंगे। उन्होंने अपने पास के सारे रुपए पैसे देकर उस गद्दी को खरीद लिया और खरीदने के बाद अपने घर लेकर चले गए। अपने घर जाकर अपने माँ से कहने लगे, माँ आंगन लिपवा दो। उनकी माँ ने जल्दी जल्दी आंगन लिपवा दिया। अब वे दोनों भाई कहने लगे, माँ एक डंडा लेकर आओ। अब जैसे ही गद्दी को एक डंडा मारा गया, उसने 1 रुपए का एक सिक्का फेंक दिया। उसके बाद वे दोनों भाई खूब जोर जोर से उसे पीटते रहे, लेकिन एक भी रुपया बाहर नहीं निकला। अब तो दोनों भाई माथा पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। कहने लगे, इस नेवले ने तो हमें ठग लिया है, इसके पेट में तो अब कुछ भी नहीं। अब इस बूढ़ी और बीमार गद्दी की देखभाल कौन करेगा? भला इसे कौन खिलाएगा पिलाएगा? चलो उस नेवले को यह गद्दी वापस कराते हैं। अब दोनों भाई उस गद्दी को लेकर नेवले के पास जाते हैं और कहते हैं, नेवला भाई अपनी गद्दी वापस ले लो और इसे अपने पास ही रखो। ऐसा कहकर उस गद्दी को उस नेवले के घर छोड़कर आ जाते हैं। अब तो वह नेवला उस गद्दी को खिला पिलाकर मोटा तगड़ा और हष्ट पुष्ट बना देता है। अब वह नेवला जहाँ भी जाता उस गद्दी को साथ लेकर ही जाता था और जो भी नेवले और गद्दी को साथ में देखते थे वे उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। इसी तरीके से समय बीतने लगा और सेठ ने मन में विचार किया कि अब मैं अपने दोनों बेटों का विवाह कर देता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नियां अब बूढ़ी हो चुकी हैं। सेठ ने अपने दोनों बड़े बेटे का शादी तय कर दिया और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। अब सेठ की 2 बहुएं उसके घर में आ गई, लेकिन भला नेवले से विवाह कौन करता? ये सोचकर सेठ बड़ा दुखी था कि कोई एक लड़की ऐसी भी मिल जाए जो मेरे बेटे से विवाह कर ले। लेकिन नेवला बेचारा इस बात से जरा भी परेशान नहीं था। अब नेवला की माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए घर का सारा कामकाज
नेवले को ही करना पड़ता था। एक दिन नेवला की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इस कारण से वह नेवला घर में खाना पीना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद पहले माँ को खिलाया, फिर अपने पिता को, फिर स्वयं खाया। इसी तरीके से कई दिन बीत गए कि एक दिन जब नेवला सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि घर में खाना पीना बन चुका है। सारे बिस्तर और आंगन सब कुछ साफ सुथरा है। यह देखकर नेवला बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई है। लेकिन जब वह अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसकी माँ तो बीमार पड़ी थी। अब वह हैरानी में पड़ गया कि घर के कामकाज आखिर कौन कर जाता है। इसी तरीके से 5-6 दिन बीत गए और रोज ही कोई आकर घर के सारे कामकाज कर जाता था। इस बात से नेवला बहुत हैरानी में पड़ गया कि आखिर वह कौन है जो मेरे घर आकर सुबह सवेरे सारे काम कर जाता है। एक दिन नेवला ने सोचा कि इस बात का पता लगाने के लिए मुझे रात भर जागना होगा। अब नेवला उस बात का पता लगाने के लिए रात भर नहीं सोता है और जैसे ही 2 बजते हैं तो उसे खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ती है और आकर सारा घर का काम कोई करके चला जाता है। जैसे ही नेवला उसे देखने के लिए जाता है कि वह व्यक्ति गायब हो जाता है। अगले दिन नेवला अपने एक उंगली में चीरा लगा लेता है ताकि दर्द की वजह से उसे नींद न आए। फिर जैसे ही 2 बजते हैं, खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नेवला चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब वह गधी के पास जाता है जहाँ पर वह गधी को बांधा करता था। वहाँ पे नेवला क्या देखता है कि गधी का रस्सी खुला हुआ है और गधी वहाँ पर नहीं है। यह देखकर नेवला आश्चर्य में पड़ जाता है और वह भागता हुआ अपने रसोई में जाता है। वहाँ जाकर नेवला देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा भोजन बना रही है। जैसे ही भोजन बनाने के बाद वह वापस से गद्दी बनने लगती है तो नेवला उसका हाथ पकड़ लेता है और अप्सरा से पूछने लगता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मेरे घर में आकर भोजन क्यों बना रही हो? इस बात पर वह अप्सरा कहती है कि मैं एक अप्सरा हूँ और आपने मेरी बहुत मदद की, मेरी देखभाल की, इसलिए मुसीबत के समय मैं भी आपकी देखभाल कर रही हूँ। मैं गद्दी नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं गद्दी बन गई हूँ। दिन भर मैं तो गद्दी बन के रहती हूँ, लेकिन जैसे ही रात होता है मैं वापस से अप्सरा बन जाती हूँ। आपकी माँ बीमार थी, इसीलिए मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया। तब नेवले ने कहा कि तुम अप्सरा से गधी कैसे बनी, यह पूरी कहानी मुझे बताओ। तब वह अप्सरा कहने लगी, एक बार मैंने ढेर सारे ऋषियों के लिए भोजन बनाया और उन्हें खाने पर निमंत्रण दिया था। सभी ऋषि भोजन करके चले गए और मुझे लगा कि अब कोई भी ऋषि बाकी नहीं है। अंत में मैं भोजन करने बैठी, तभी एक ऋषि भोजन करने के लिए पधारे। सभी भोजन जूठा हो चुका था। इसी से क्रोधित होकर उन ऋषि ने मुझे गद्दी होने का श्राप दे दिया। तब मैं उनसे बहुत प्रार्थना करने लगी और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे इस समस्या से बचने का कोई उपाय बताइए। तब उन ऋषि को मुझ पर दया आई और उन्होंने कहा कि दिन भर तुम गद्दी बनकर रहोगी और रात के समय अपने असली रूप में आ जाओगी। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक के दानव को मार दे तो तुम वापस से अपने असली रूप में आ सकती हो। तब से मैं किसी ऐसे पुरुष की तलाश कर रही हूँ जो उस दानव को मार दे। इस पर नेवला कहने लगा कि ठीक है, मैं उस दानव को मारकर तुम्हें असली रूप में लाने में तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। इस पर वह अप्सरा उस नेवले का धन्यवाद करने लगी और सुबह होने वाली थी, इसलिए वह वापस से गद्दी बन गई। जैसे ही रात हुई वह गद्दी फिर से अप्सरा बन गई
और नेवले को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की तरफ चल दी। उस राक्षस को मारने के लिए नेवला हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसने उस अप्सरा से वादा किया था, इसलिए अब पीछे नहीं हट सकता था। उस राक्षस को मारने के लिए नेवले ने अपने थैले में छुरी और कटार रख लिए थे। थोड़ी ही देर में वह अप्सरा उस दानव के सामने नेवले को लेकर पहुंच गई। नेवले को देखकर दानव बहुत गुस्से में हो गया और दौड़कर उसने नेवले को मारना चाहा। तभी नेवले ने कहा, अप्सरा मुझे इसकी छाती पर बैठा दो। अप्सरा कहने लगी, अभी लो, अभी मैं तुम्हें इसके छाती पर बैठा देती हूँ। पलक झपकते ही अप्सरा ने नेवले को राक्षस की छाती पर बैठा दिया और मौका देखकर उस नेवले ने उसकी आंख में कटार घोंप दी। दर्द के मारे वह दानव छटपटाने लगा और गुस्से में उसने नेवले को नीचे पटक दिया। नेवले को काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गया। जब नेवले की आंख खुली तो वह कई सारी अप्सराओं के बीच में था और उसके सारे जख्म ठीक हो चुके थे और वह नेवला देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमार बन गया। इस पर वह अप्सरा कहने लगी, आप तो एक राजकुमार हैं, फिर नेवला कैसे बन गए थे? तब वह नेवला कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक सुंदर राजकुमार था। एक नेवला को मैंने मारा था, इस कारण से उस नेवला ने मुझे श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम भी नेवला बनोगे और जब तुम उस दानव को मारोगे तो तुम्हें भी इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने तुम्हें गधी के योनि से मुक्त कराया और मैं स्वयं भी इस नेवले के योनि से मुक्त हो गया। अब वह अप्सरा राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजकुमार के साथ उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने उस अप्सरा से विवाह कर लिया। उस अप्सरा ने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और उस राजकुमार के साथ उसके घर पृथ्वीलोक पर चली गई। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। गांव के सभी लोग अब तो नेवले की बड़ी तारीफ किया करते थे और उसके पत्नी के तारीफों के पुल बांधा करते थे। कहते थे, सेठ की छोटी बहू तो बहुत ही रूपवती और गुणवती है, बहुत ही संस्कारी है, दूसरों की सहायता करती है और अपने सास ससुर की सेवा करती है। यह सुनकर तो उसके दोनों बड़े भाई और उनकी पत्नियां भी जल भुन जाया करती थी। इस तरीके से कुरूप नेवला अब एक सुंदर राजकुमार बन चुका था और उसका जीवन ही सबसे ज़्यादा सुखमय हो गया था। इसीलिए कहते हैं, किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर ने किसी को सुंदर बनाया है तो किसी को कुरूप बनाया है, लेकिन जिसे भी जैसा रंग रूप दिया है बहुत ही सोच समझकर दिया है। इसलिए ईश्वर की कृति का अपमान नहीं करना चाहिए। हम सभी ईश्वर की रचना हैं और ईश्वर की रचना का उपहास करने से भगवान कभी माफ़ नहीं करते और किसी न किसी रूप में दंड अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।